सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, आपके फैमिली और सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, तो दिस इज न्यू ईयर फॉर ऑस एंड इसी साल ही हमको आरआईसी का एग्ज़ाम देना है। तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट ईयर है, क्योंकि हम अपने लाइफ का एक ऐसा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जो कि हमारे जो है लाइफ को, मतलब जैसे हम कहते हैं ना टर्निंग पॉइंट, तो वो टर्निंग पॉइंट वाला फेज हमारे लाइफ में आने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए 2022 जो है वो हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अच्छे से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे और एक मतलब एक एम सेट करके कि हमको आरआई में जाना है, उसके लिए प्रिपरेशन करना है। हम बहुत बहुत मतलब अच्छे से मेहनत करेंगे। उसके अलावा और भी जितने एग्जाम्स होते हैं जो टीचिंग के रिलेटेड है, उसके लिए भी आपको गाइडेंस मिलेगा, लेकिन हमारा मेन फोकस वो आरआई रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि वो मोस्ट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है टीचर के लिए, टीचर बनने के लिए। ठीक है, और आप सबको पता है कि आरआई जो है वो एनसीईआरटी का ही पार्ट है। ठीक है, तो एनसीईआरटी आप सबको पता है कितना इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी सीबीएसई का किताब बनाता है, ये सुन लो। तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है रीजनल से, इसीलिए आप लोग ज्वाइन भी किए हो क्लासेस उसको, इसके एंट्रेंस के लिए। उसको मतलब एंट्रेंस में कैसे आपको जो है सक्सेस मिलेगा। तो इसीलिए हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, और इसीलिए मैंने बोला था कि 2 जनवरी से हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर से न्यू। ठीक है ना, जो भी हम पढ़े हैं उसको फिर से रिस्टार्ट करेंगे। जो जो लोग पहले से ज्वाइन हो उनके लिए क्या होगा, एक रिवीजन जैसा होगा जितने हम पढ़ चुके हैं। हम देखो, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग अभी तक एटीट्यूड, टीचिंग इंटरेस्ट, ये दोनों टॉपिक पढ़े हैं। ठीक है ना, हम दो टॉपिक पढ़े हैं, एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन, चिल्ड्रन एंड टीचिंग प्रोफेशन और टीचिंग इंटरेस्ट। ये दो टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड का खत्म हुआ है, लेकिन फिर से हम इसको रिपीट करेंगे। इसके अलावा हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पढ़े थे और कुछ बेसिक डिटेल्स पढ़े थे जो कि आपके दूसरे एग्जाम्स में हेल्प करता है। ठीक है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो बेसिक है दैट इज कवर्ड, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट टू अदर topics like this two are covered. So we will again repeat that things because many new aspirants are there, बहुत सारे new aspirants हैं, and I told that we will again start all those things from 2 January. So देखो, there are 6 topic in your syllabus। टीचिंग एप्टीट्यूड में 6 टॉपिक है। आपको मैं एक और बार एक चीज बताना चाहूँगा, देखो ये सबको पता है, ऑल ऑफ यू नो दिस थिंग दैट देयर आर 3 पार्ट्स इन योर सिलेबस। फर्स्ट इज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और इंग्लिश लैंग्वेज, okay। Second is teaching aptitude and third one is reasoning। there are 3 parts in your syllabus। language proficiency will be completely in English, but for teaching aptitude and reasoning you will find questions both in English as well as in Hindi। ठीक है, सो वेटेज ऑफ क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस आते हैं ये सब आप सबको पता होगा। फिर से मैं बताना चाहूँगा कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से आपका 20 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी से आपका 30 क्वेश्चंस आते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस का जो वेटेज होता है वो 2 मार्क्स का होता है। टोटल 80 क्वेश्चन 160 मार्क्स का एग्जाम होता है। क्लियर, उसका 60% लिया जाता है और आपका जो कैरियर मार्क है उसका 40% लिया जाता है और फिर फाइनल लिस्ट बनता है। ठीक है, तो आई थिंक ये सब आपको पता है। और अभी तक आरआई का एग्जाम जो ओएमआर सीट में होता है, होपफुली इसी साल, जो मतलब इस साल भी ओएमआर में होगा। कुछ अगर नोटिस आएगा कि ऑनलाइन करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज करते हैं, तो आप सबको पहले से प्रैक्टिस रहेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो Actually, sir, I have a question. यस यस यस, प्लीज टेल। This is the combined batch of 2-year B.Ed or an integrated B.Ed. Yes, yes, yes. Yes, this is a combined. Yes, this is combined batch because syllabus of both B 2 year B.Ed and integrated B.Ed are exactly same and question paper are also exactly similar। तो इसीलिए दोनों का सेम है। एमएड का अलग रहता है थोड़ा। एमएड वाले क्योंकि वो बीएड कर चुके होते हैं तो उनका जो सब्जेक्ट कंटेंट होता है वो थोड़ा सा क्वेश्चन में इंक्लूड होता है। बाकी 2 year B.Ed और इंटीग्रेटेड वालों का पूरा एग्जैक्टली सिमिलर होता है, क्योंकि दोनों ने बीएड कंप्लीट नहीं किया, बीएड पढ़ाई नहीं है। ओके, Oh, thank you. सो आपको पता भी होगा, मैं एक चीज क्लियर करने के लिए मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ
if you go to this particular website of RIC, okay, that is CEE और NCERT, आपको सब चीज़ क्लियर होना चाहिए। दो चू आर न्यू एस्पिरेंट, मैं उनको RIC का जो ऑफिशियल वेबसाइट उसके बारे में बताना चाहूँगा, ठीक है। RIC आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद देखो पहला जो वेबसाइट है CEE.ncert.gov.in, ये RI का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे सारे डिटेल्स आप ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, CE सिलेबस, कोर्सेज, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम CEE सिलेबस को क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो, ठीक है, सिलेबस में क्या क्या पार्ट्स हैं। देखो सिलेबस पर ये 2021 लिखा है, लेकिन 2022 में भी सेम सिलेबस रहेगा, ठीक है। ये पिछले 4 साल से सेम ही सिलेबस है, इस साल भी सेम ही रहेगा, ठीक है। तो देखो क्या क्या ग्रुप्स होते हैं उसके बारे में बता देता हूँ मैं कि आपका 3 ग्रुप होता है। ग्रुप ए में जो लोग BSc B.Ed, BA B.Ed, MSc B.Ed करना चाहते हैं उनके लिए सिलेबस उनका ग्रुप होता है। सेकंड ग्रुप में सिर्फ B.Ed और थर्ड ग्रुप में सिर्फ M.Ed होता है। लेवल ऑफ क्वेश्चन जो बोला है ना कि विल बी एज गिवन बिलो, तो मैं अपना एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि मैं पास्ट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, उसके बाद पिछले 2 साल तक एग्जाम नहीं हुआ, लेकिन जो पास्ट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 6 इयर्स इनफैक्ट, तो उसके एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं। देखो लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी एज गिवन बिलो लिखा है। ग्रुप ए में क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी एज सच एक्सपेक्टेड ऑफ द कैंडिडेट्स कंप्लीटिंग हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ ये चीज। लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या होगा, आपके 12th के बेसिस पे होगा, हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी मतलब 10th और 12th के बेसिस का जो है आपका क्वेश्चंस होगा, ठीक है। एक चीज देख लो। और ग्रुप देखो, ग्रुप सी के तो कोई कैंडिडेट नहीं हो, ग्रुप ए और बी के हो, ठीक है ना। तो ग्रुप बी का देखो क्या है, द लेवल ऑफ क्वेश्चंस विल बी सच एज एक्सपेक्टेड ऑफ कैंडिडेट कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन। ये दो चीज लिखा है, मैं अभी आपको समझाता हूँ दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। देखो आपके सिलेबस में क्या है, आपके सिलेबस में रीजनिंग है, टीचिंग एप्टीट्यूड है और इंग्लिश है, दो सबके सिलेबस पहले दिखा देता हूँ। ग्रुप सी का छोड़ो, ग्रुप सी का तो यहाँ पे थोड़ा हायर लेवल होता है, मैं एग्री करता हूँ यहाँ पे, बाकी दोनों का सेम रहता है। देखो तीनों ग्रुप फॉर ऑल ग्रुप्स एरियाज टू बी व्हाट, एरियाज टू बी टेस्टेड क्या है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, दिस 3 एरियाज विल बी टेस्टेड। टाइम ड्यूरेशन सबका सेम है, 120 मिनट्स, मतलब 2 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन करने हैं, 160 मार्क्स का, ठीक है। तो आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश, 30 क्वेश्चंस फ्रॉम टीचिंग एप्टीट्यूड एंड 30 क्वेश्चन फ्रॉम रीजनिंग एबिलिटी विल बी गिवन। ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद देखो मीडियम ऑफ टेक्स्ट बुकलेट दोनों में होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो वो सिर्फ इंग्लिश में होगा, ठीक है। ओनली वन सेट बुकलेट विल बी गिवन फॉर ईच ग्रुप, हर ग्रुप के लिए अलग अलग बुकलेट होगा। मतलब जो BSc B.Ed, BA B.Ed, MSc ED सबका एक क्वेश्चन पेपर होगा, B.Ed वालों का साइंस हो या आर्ट्स हो एक क्वेश्चन पेपर होगा, M.Ed वालों का एक क्वेश्चन पेपर होगा। कॉमन एंट्रेंस है, तो आप 12th के बाद जितने भी स्ट्रीम्स हैं BSc MSc सबका, मतलब जो BSc B.Ed MSc B.Ed, देखो लोग कंफ्यूज होते हैं क्या क्या है MSc B.Ed कैसे करेंगे, ये कंफ्यूज होता है। तो MSc B.Ed 6 साल का होता है, मैं बताना चाहूंगा MSc B.Ed 6 साल का होता है, वहाँ पे 4 साल का BSc B.Ed है और 2 साल का MSc है, ठीक है। इसलिए वो MSc B.Ed जो है वो 6 साल का कोर्स होता है, जो 12th के बाद आप करते हो, BSc B.Ed के साथ 2 साल का MSc, दैट इज MSc B.Ed। तो वो सिर्फ अभी तक RI मैसूर में ही अवेलेबल है, कोई और RI में MSc B.Ed का कोर्स अवेलेबल नहीं है। BSc B.Ed में 2 स्ट्रीम होते हैं, एक होता है CBZ, एक होता है PCM। CBZ मतलब केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी और PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये हो गया BSc B.Ed। BA B.Ed मतलब आर्ट्स वाला जो होता है, और MSc B.Ed 3 स्ट्रीम का होता है, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये तीनों स्ट्रीम का अभी तक अवेलेबल है, इतना अभी RI में अवेलेबल है। तो इन सबके लिए आपका एक ही क्वेश्चन पेपर आता है, BSc हो, BA हो, MSc हो, जो भी है एक ही क्वेश्चन पेपर होता है। उसके बाद सेकंड ग्रुप B.Ed साइंस, B.Ed आर्ट्स, दोनों का एक क्वेश्चन पेपर होता है, और M.Ed वालों का एक क्वेश्चन पेपर होता है। इस तरह से आपका क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो देखो क्या है, करेक्ट आंसर में 2 मार्क्स रहेंगे आपका ईच क्वेश्चन, रॉन्ग आंसर के लिए आपका नेगेटिव मार्किंग आपका रहता है -0.5, ठीक है। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस के लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद देखो सबका सेम सिलेबस है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में क्या है आपका, कॉम्प्रिहेंशन, रीअरेंजिंग सेंटेंसेस, सिलेक्टिंग सुटेबल वर्ड्स फॉर द ब्लैंक्स, फाइंडिंग आउट एरर्स इन पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, फाइंडिंग आउट इक्विवेलेंट मीनिंग टू द गिवन फ्रेज, फाइंडिंग आउट सुटेबल वर्ड्स फॉर द इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, सीक्वेंसिंग, ग्रामर इस जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, प्रीपोजिशन, टेंस, आर्टिकल ये सब रहते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में 6 सेक्शन होते हैं, 6 पार्ट्स। पहला आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन, ये पहला है, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड इन
इन जनरल एक रहता है, ठीक है। उसके बाद एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन रहता है। सेकंड चिल्ड्रन एंड टीचिंग प्रोफेशन, ये एक ही चीज है, एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन, चिल्ड्रन एंड टीचिंग प्रोफेशन, ये पहला टॉपिक हो गया, ठीक है। सेकंड टॉपिक टीचिंग इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट इन टीचिंग, ये सेकंड टॉपिक है। थर्ड टॉपिक लीडरशिप क्वालिटीज एंड ग्रुप मैनेजमेंट। फोर्थ टॉपिक इमोशनल और सोशल एडजस्टमेंट, ठीक है। फिफ्थ टॉपिक क्या है, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल स्किल्स। एंड सिक्स्थ टॉपिक है जनरल अवेयरनेस ऑफ कंटेम्पररी इशू पर्टेनिंग टू स्कूल एजुकेशन, ठीक है। और रीजनिंग एबिलिटी में क्या क्या आता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसमें मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, थीम फाइंडिंग, जंबलिंग, एनालॉजी, ऑड वन आउट, अरेंजिंग द स्टेटमेंट्स इन सीक्वेंशियल फॉर्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। उसके बाद आपका सिलोजिज्म, लॉजिकल प्रॉब्लम, एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप, ये आपका सिलेबस है। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि क्यों 2 ईयर बीएड और इंटीग्रेटेड बीएड का सिलेबस, मतलब क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन लेवल सब कुछ सेम क्यों होता है। अब देखो तीन चीज है, इंग्लिश टीचिंग अपनी रीजनिंग। इंग्लिश आप कब तक पढ़े हो, आप 10th तक ही इंग्लिश पढ़े हो, मतलब इंग्लिश मतलब यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर है। 10th के बाद तो इंग्लिश ग्रामर और पढ़ते नहीं हो। जिनका 12th में रहता है वो भी लिटरेचर रहता है और बहुत कम ग्रामर रहता है, ठीक है। और ग्रेजुएशन का तो आएगा नहीं वैसे, ठीक है। तो आपका 10th लेवल तक का इंग्लिश आपका आता है पहले, और 10th लेवल का आपका 12th के बाद दे रहे हो उनके लिए भी आता है इंटीग्रेटेड में। देखो ये सब चीज सिनोनिम एंटोनिम आप कौन ग्रेजुएशन में पढ़ता है, समझ रहे हो ना। तो वो सब सेम होता है एग्जैक्टली 2 ईयर बीएड और इंटीग्रेटेड के लिए, इंग्लिश पूरा सेम है। रीजनिंग भी सेम, क्योंकि आप रीजनिंग कब तक पढ़े हो, मैथ्स रीजनिंग वगैरह आप कब तक पढ़े हो, 10th तक पढ़े हो। उसके बाद सब कुछ अलग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो मैथ्स पढ़ते हो वो आपका रीजनिंग नहीं है, उसके बाद का मैथ्स जो है वो अलग है। 12th में और ग्रेजुएशन में जो आप मैथ्स पढ़ते हो वो अलग है। इसलिए ऐसा मत सोचो कि 10th वाला रीजनिंग और ग्रेजुएशन वाला रीजनिंग अलग अलग होगा, सेम ही है। वो टॉपिक हम 10th तक ही सब कुछ पढ़ते हैं, और वैसे भी देखा जाएगा ना तो रीजनिंग थोड़ा अलग होता है हम जो 10th तक एक्चुअल में पढ़ते हैं, तो वो चीज है। तो ये दोनों के लिए सेम बेस लेवल, दोनों के लिए सेम है, ठीक है। ये एमएड के लिए भी सेम है, मतलब ऐसा नहीं कि एमएड के लिए अलग है, एमएड के लिए सिर्फ एक जगह पे अलग होता है, वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। अब देखो टीचिंग एप्टीट्यूड 2 ईयर बीएड के लिए भी वही है और इंटीग्रेटेड बीएड के लिए वही है, क्योंकि दोनों ने बीएड नहीं किया है, तो बीएड लेवल का क्वेश्चन दोनों को नहीं पूछा जाएगा, मतलब लेवल जो है इक्वल है, बस क्वेश्चन पेपर अलग अलग होते हैं। उसके बाद एमएड के लिए क्या होता है, जो बीएड वाला चीज है वो टीचिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये चीज है। मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 दो क्वेश्चन पेपर है, आप सबको दिया भी गया है वो चीज, देखना उसमें कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। बस क्वेश्चन में थोड़ा कैसा डिफरेंस मिलेगा कि किसी में सिनोनिम 2 दिया है, एंटोनिम नहीं दिया है, किसी में एंटोनिम 1 दिया है, सिनोनिम 1 दिया है, इस तरह से। लेकिन आपका जो लेवल जो है बिल्कुल आपका सेम रहता है। तो सेम टॉपिक्स दोनों के एग्जाम में आते हैं, और जितने भी चीज आता है वो सब कुछ आपको डिटेल्स में बता दिए जाएंगे, ठीक है। कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या, एनीवन आस्किंग एनी क्वेश्चन? Sir, any other institute like RI where we can use our preparation? यस, CUCED होता है, अभी CUCED में भी आपका इंटीग्रेटेड कोर्सेज हो रहे हैं, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। प्रियंका बोले इफ वी हैव साइंस इन 12th देन वी गेट, हाँ BA ले सकते हो, अगर आपका साइंस भी है तो भी आप BA ले सकते हो, ठीक है। साइंस जिनका है वो BA BSc सब ले सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा। जिनका 12th में साइंस है वो और PCM अगर है तो वो बहुत सारी जगह अप्लाई कर सकते हैं, BSc CBZ, BSc PCM, BA MSc फिजिक्स, MSc केमिस्ट्री, MSc मैथ, मतलब 6 स्ट्रीम में आप अप्लाई कर सकते हो, तो ऐसा है। और जो जिनका आर्ट्स है वो सिर्फ BA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। RI के अलावा और भी जो इंस्टीट्यूट है वो आपके कुछ लोकल इंस्टीट्यूट होते हैं जिनका भी मतलब वेटेज, देखो RI से सब नीचे है लेकिन वहाँ पे भी कर सकते हो। और RI के बाद जो रेपुटेड इंस्टीट्यूट है वो CUCED के अंडर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आते हैं वो है। उसके बाद आपका स्टेट का यूनिवर्सिटी है, स्टेट का जो स्टेट बीएड होता है। उसके बाद आजकल जो सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स चल रहे हैं वो भी आप ले सकते हो, और जो सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स है वो नेक्स्ट कोर्सेज जो है ना सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज वो नेक्स्ट ईयर से बहुत सारे 2022 से बहुत सारे और अलग अलग इंस्टीट्यूट में भी स्टार्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आगे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आने वाला है। 2022 विल बी अ ग्रेट ईयर फॉर ऑल ऑफ अस, हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर होगा क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं आगे टीचिंग के रिलेटेड। अगर 2022 में देखो 2022 में स्टार्ट हो जाएंगे, ऑलरेडी नोटिस 6 महीने पहले आ चुका है, ठीक है ना, 1-2 महीने पहले तो पूरा आपका जो नोटिस नहीं मतलब इंफॉर्मेशन जो आ चुका है
और कुछ महीने पहले तो बड़े बड़े न्यूज़पेपर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में भी आया है, और होपफुली फरवरी तक कुछ ना कुछ नोटिस गवर्नमेंट की तरफ से भी आ जाएगा। तो जब वो आएगा तो उसके ऊपर भी ध्यान देंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस जो है आरआई रहेगा, क्योंकि आरआई सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसी के अकॉर्डिंग बाकी सब भी हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है जिसमें जैसे सीयू सेट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके लिए तो अलग प्रिपरेशन करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मेन जो टॉपिक्स है वो ये 3 है जिसमें आपका मार्क एक्चुअली डिटरमाइन करेगा। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो सब लोग कर लेंगे, ये जो 3 चीज़ है वो इंपॉर्टेंट है। और आरआई में तो नहीं आ रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, क्योंकि सब लोग के लिए कॉमन एंट्रेंस है, तो टेंशन नहीं है। और आगे भी जो कॉमन एंट्रेंस होंगे वहाँ पे भी आपके नहीं आएंगे। सीयू सेट में अभी तक आ रहा है, ठीक है, जैसे पिछले साल आया था। तो अभी चलते हैं, आई थिंक आपका जो डाउट्स है वो क्लियर हो गया होगा। किसी को भी एग्जाम्स के रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है, सिलेबस के रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो पूछो। बिफोर वी स्टार्ट, आप जो भी डाउट्स पूछना चाहते हो सिलेबस के ऊपर आप पूछ सकते हो। ठीक है, यू कैन आस्क इफ एनीवन हैव एनी डाउट, और आप पूछ सकते हो। ठीक है, यू कैन टाइप ऑल्सो, और आप ऑडियो ऑन करके भी बोल सकते हो। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जो स्टडी मटेरियल है ना उसको अच्छे से पढ़ना है पूरा, उसको हर चीज़ टीचिंग एप्टीट्यूड में और सब बाकी सारे सेक्शन में भी सब चीज़ अच्छे से कवर करना है। उसके बाद जो टीचर्स आपको देंगे जो डिफरेंट चीज़, डिफरेंट होमवर्क एंड टेस्ट सीरीज, उसको भी करना है। कोई अदर बुक्स फॉलो करने का कोई ज़रूरत नहीं है, उतने में हो जाएगा। लेकिन आप कुछ और किताब अगर टाइम है तो कर सकते हो, लाइक इंग्लिश में मैंने जैसे बोला था लुसेंट का कर सकते हो, उसमें कुछ क्वेश्चन, लेकिन जो आपके सिलेबस में उसी को करना है। बाकी मतलब ऐसे जैसे लुसेंट बहुत मोटा किताब है तो सब कुछ करने के लिए मतलब जरूरत नहीं है। ठीक है, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन द टॉपिक्स दैट आर गिवन इन योर सिलेबस। ठीक है, यस। टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन में देखो हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का। किसी का और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। टीचिंग एप्टीट्यूड में ओनली 6 टॉपिक्स आर देयर, और इन 6 टॉपिक को अगर आप जैसे मैं पढ़ाऊंगा उस तरह से आप खुद पढ़ोगे और एनालाइज करोगे तो हो जाएगा। देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड जो है वो आपके दिमाग, ओके, इट शुड डेवलप योर माइंड, इट शुड क्रिएट अ टीचिंग इंस्टिंक्ट इन योर माइंड। आपके अंदर एक टीचिंग इंस्टिंक्ट क्रिएट करना है। आप टीचर लाइक थिंकिंग कैसे रखोगे वो इंपॉर्टेंट है। मेरा काम यहाँ पे ये है कि जो स्टडी मटेरियल में दिया गया है उसको सिंप्लीफाई करना, जो टेस्ट सीरीज में दिया गया है क्वेश्चन उसको सिंप्लीफाई करना, या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आपको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना, ताकि आप टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, या फिर टीचर लाइक थिंकिंग कैसे रखें, या फिर जो मेन जो टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब है वो कैसे जान पाए। ठीक है, क्लियर, ये मेरा काम है। ठीक है, एक बार अगर आप इसको समझ जाओगे, ठीक है, कुछ बेसिक कंसेप्ट है, कुछ कीवर्ड्स है, इफ यू अंडरस्टैंड दोज कीवर्ड्स, ओके, हाँ, इफ यू अंडरस्टैंड दोज कीवर्ड्स देन इट इज वेरी इजी फॉर यू। आप एक बार सारे कीवर्ड समझ जाओगे ना तो फिर क्वेश्चंस, आप बहुत सारे क्वेश्चन देखना, मैं पहला क्लास आज करूंगा, कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, आपको कितना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। हाँ, 60-40 जो होता है ग्रेजुएशन का, जो आपका टोटल मार्क्स होता है। ठीक है, मैं ये चीज भी बता देता हूँ, ग्रेजुएशन का जो टोटल मार्क्स होता है उसका 60%, और सॉरी उसका 40%, और आरआईसी का एंट्रेंस जो होता है उसका 60% लिया जाता है। एंट्रेंस का 60 और ग्रेजुएशन का टोटल मार्क्स का 40% लिया जाता है 2 ईयर बीएड के लिए। ठीक है, अगर आप पीजी भी किए हो पोस्ट ग्रेजुएशन तो भी आपका ग्रेजुएशन ही लिया जाएगा। ठीक है, जो इंटीग्रेटेड के लिए दे रहे हैं 12th के बाद उनका पीसीएम अगर है, ठीक है, अगर आप पीसीएम के लिए अप्लाई कर रहे हो उस केस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का ही काउंट होगा, पीसीएम ही काउंट होगा। आउट ऑफ 300 आप कितने लाए हो उसका 40% लिया जाएगा। अगर आप पीसीएम और सीबीजेड दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पीसीएम के केस में पीसीएम का काउंट होगा, सीबीजेड के केस में पीसीबी का काउंट होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का काउंट होगा। आप बीए बीएड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, पीसीएम, सीबीजेड और बीए बीएड तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप बीए बीएड के लिए अप्लाई करते हो तो आपका ओवरऑल काउंट होगा, ठीक है, टोटल मार्क्स आपका काउंट होगा। तो इस तरह से आपका होता है, वो इस नॉर्मल वीडियोस में भी आपको मिल जाएगा यूट्यूब में जो मैं करता हूँ। और ये आपका चीज़ है। तो जो अभी 12th क्लास में हो या फिर जो अभी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो या फिर सेकंड ईयर में हो, कोशिश करना कि ग्रेजुएशन में कैसे आप मैक्सिमम मार्क्स ला सको। ठीक है, ट्राई टू गेट मोर मार्क्स, क्योंकि अभी आजकल मार्क्स का ज़्यादा वैल्यू है। लेकिन सिर्फ आरआई में अभी है, बहुत सारी जगह पे तो मार्क्स का वैल्यू नहीं होता है, लेकिन मार्क्स ज़्यादा होगा तो वैल्यू ऑटोमेटिकली आपका कहीं ना कहीं तो इंक्लूड होगा। तो ट्राई टू गेट मोर मार्क्स।
ठीक है, कोशिश करो जो 12th के बाद दे रहे हो वो एटलीस्ट 90% लाने का कोशिश करो। नहीं हो रहा है तो 80 में भी आप अच्छा परफॉर्म करोगे एंट्रेंस में तो हो सकता है, ठीक है। और जिनका ग्रेजुएशन है वो 80 का एटलीस्ट कोशिश करो। अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, 75 से भी आपका हो सकता है, 70 में भी आपका हो सकता है, ठीक है। और अगर उससे नीचे है तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इफ यू हैव लेस देन 70 तो आपको एंट्रेंस में बहुत अच्छा करना पड़ेगा। 145 से 150 या फिर 150 से भी ज़्यादा अगर ला सकते हो तो बहुत अच्छा है आपके लिए। उसके बाद फिर आपका डिफरेंट जो कोटा है वो डिटरमाइन करता है। आप SC है तो कम लगेगा, ST है तो कम लगेगा, OBC के लिए कम लगता है, इस तरह से आपका होता है। जनरल के लिए थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तो अपने कैटेगरी के हिसाब से वो भी थोड़ा डिटरमाइन करता है। तो बहुत सारा चीज़ उसमें भी है। कोशिश हमको ये करना है कि मैक्सिमम कैसे करें, अपना मार्क्स जो है उसको मैक्सिमम हमको करना है। सो मैक्सिमाइज योर मार्क्स फॉर बोथ एंट्रेंस एज वेल एज योर कैरियर मार्क। अभी जो फाइनल ईयर में हो वो कैरियर के तरफ भी ध्यान दो। इसलिए हम लोग अभी 3 क्लास क्यों कर रहे हैं वीकली? हम पिछले साल हम 6 क्लास करते थे, अभी 3 क्लास इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अल्टरनेट डेज में आप थोड़ा अपने जो स्टडीज़ है उसके ऊपर ध्यान दो। लेकिन जब आपके एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे या फिर RI का नोटिफिकेशन आ जाता है तब उसके बाद हम 6 डेज क्लास करते हैं, ठीक है। डेली आपके क्लास होंगे। अभी आपको 3 दिन क्लास इसलिए मिल रहा है ताकि आप करियर के ऊपर ही फोकस कर पाओ, ये आपको बर्डन ना लगे, इसीलिए, ठीक है। तो आप अच्छे से मेहनत करो। कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स, हाँ BA अभी तो अप्लाई कर सकते हैं। कॉमर्स स्ट्रीम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा हुआ है कि आप कर सकते हो। हाँ हाँ, 12th में अगर अच्छा मार्क्स है तो थोड़ा कम लाओगे एंट्रेंस में भी तो कर सकते हो। मान लो आपका मार्क्स इफ यू गॉट 95+% इन योर 12th एग्जाम, देन यू जस्ट नीड टू गेट 130 और 135 लाइक दैट इन एंट्रेंस। बट ऐसा मत सोचो, यू हैव टू गेट मैक्सिमम मार्क्स, क्योंकि कभी कुछ भी हो सकता है। हम सोच रहे कि सिर्फ मेरा 95 होगा तो मैं थोड़ा कम करूंगा या करूंगी तो हो जाएगा, लेकिन अगर आपका ज्यादा हो रहा है तो आपके दोस्तों का भी ज्यादा मार्क्स होगा, तो फिर कंपटीशन उतना लेवल पे आ जाएगा। अगर सबका मार्क्स ज्यादा है तो जो मार्क्स जो कट ऑफ है वो ऑटोमेटिकली वो हाई चला जाएगा, जैसे पिछले साल या उसके पिछले साल हुआ था, ठीक है। तो ट्राई टू गेट मोर मार्क्स। हो सकता है कि आपका कम मार्क्स थोड़ा हो तो भी हो जाए, लेकिन आप कोशिश करो कि मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। एंट्रेंस में मैक्सिमाइज करो अपना स्कोर और अपने क्लास का भी, आपका जो 12th या फिर आपका ग्रेजुएशन का भी कोर्स जो मार्क्स है उसको मैक्सिमाइज करो। तो आप समझ गए ना, ये डाउट्स नहीं होना चाहिए कि सर हमारा 2 ईयर बीएड और इंटीग्रेटेड का क्यों सेम बैच हो रहा है, क्योंकि सबका आपका जो लेवल है वो सेम है। आप 10th तक ही इंग्लिश ग्रामर पढ़े हो और 10th तक ही आप मैथमेटिक्स पढ़े हो, उसके बाद जो मैथ्स पढ़े हो वो अलग है, ठीक है। तो सबका बेसिक सेम है। जो 12th में है वो इनफैक्ट मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर करेंगे एज कम्पेयर टू ग्रेजुएशन, क्योंकि वो रिसेंटली पढ़े हुए हैं, ठीक है। और मैंने ये चीज़ देखा भी है, जो हम टेस्ट सीरीज कंडक्ट करते थे पिछले साल, जो बच्चे 12th के बाद देते थे उनका ज़्यादा मार्क्स रहता था, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर वक्त रहता था, थोड़ा डेविएट करता था, कभी किसी ग्रेजुएशन वाले का ज़्यादा रहता था, कभी 12th का। तो हम फिर उसको टेस्ट सीरीज को सेग्रीगेट फिर किए लास्ट में एग्जाम से पहले। तो जो टेस्ट सीरीज जब होगा तो आपका रैंक्स अलग अलग निकलेंगे, ताकि आपको पता चले कि आपके ग्रुप में आपका कितना नंबर है, ठीक है। तो वो टेंशन मत लो। अभी तो जो आपको वीकली टेस्ट मिल रहा है वो सबका एक साथ मिलेगा। आपके ग्रुप में जितने भी आप हो, आप एज ए फैमिली ट्रीट करो एक दूसरे को, क्योंकि हम इस तरह से आपका जो बैच रखा है बहुत कम बच्चों को लेते हैं, तो आप एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करने की कोई जरूरत नहीं है, एक दूसरे को हेल्प करो, ठीक है। और क्योंकि किसी का मान लो एक क्वेश्चन नहीं आता है तो दूसरा उसको हेल्प कर सकता है ग्रुप में आपके डाउट्स आप पुट कर सकते हो, हम भी आपको सॉल्व करेंगे और आपके दोस्त भी उसको सॉल्व कर देंगे। इसमें क्या होगा कि मान लो टीचर्स हमेशा अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आपका जो डाउट है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। मान लो सुबह आप कोई क्वेश्चंस किए टीचिंग एप्टीट्यूड का, रीजनिंग का या इंग्लिश का, वो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हुआ, क्लास तो हमारा शाम को है, तो आप उसी टाइम क्वेश्चन को पुट कर सकते हो ग्रुप में, तो जो भी ग्रुप मेंबर एक्टिव होंगे और जिनको भी आएगा वो उसको सॉल्व कर देंगे। तो आपका जो ग्रुप है उसको एक फैमिली की तरह ट्रीट करो, इस ग्रुप को जितना वैल्यू दे सकते हो दो, ठीक है। कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं ग्रुप में, ठीक है, एक दूसरे को, उनका खुद का नॉलेज इंप्रूव होता है। अगर आप किसी को ग्रुप में हेल्प करोगे ना, आपका खुद का नॉलेज इंप्रूव होगा, और कोई जब आपका डाउट होगा तो दूसरे भी आपको हेल्प करेंगे। तो छोटा सा फैमिली हमारा, एक दूसरे को हेल्प करो, और बाकी तो हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे जो भी डाउट होगा। तो ये चीज़ है, ठीक है, तो यूटिलाइज करो। सर बीएड वालों का और इंटीग्रेटेड वालों का क्लास सर हमको साथ हमेशा। क्या हम क्या बीएड वालों का इंटीग्रेटेड वालों का क्या? सर मैं ये ग्रुप
बीएड के लिए कर रही हूँ, ठीक है सर। इसमें कुछ बच्चे इंटीग्रेटेड के लिए भी कर रहे हैं, तो सर हम लोगों का साथ ही हमेशा क्लास होगा या फिर बाद में आगे जाके सेपरेट कर दिया जाएगा? देखो आपका सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, अगर कुछ भी डिफरेंस होता तो हम सेपरेट करते, लेकिन बस ये कि कुछ चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूंगा, जरूरत नहीं है एक्चुअली, इनफैक्ट बोलूंगा तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, देयर इज नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं होते हैं। फिर भी मैं आपको अलग अलग कुछ दिन गाइड कर लूंगा, लेकिन सब सेम है, कोई जरूरत नहीं एक्स्ट्रा जो अलग अलग क्लास करने का। फिर भी फॉर योर सेटिस्फेक्शन आपका जो टेस्ट सीरीज होंगे उसके ऊपर हम अलग अलग डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन अगर आप क्वेश्चन देखो तो एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन होते हैं। मैं आपका दो अलग अलग क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होता, आप खुद भी देख सकते हो। एक मैं पहले आपको बीएड वालों का क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये लेवल 2 का क्वेश्चन है बीएड वालों का। तो इसमें देखो एक पैसेज दिया हुआ है, पहले इंग्लिश में देखो पैसेज दिया हुआ है, पैसेज के ऊपर 4 क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है आपका जो है करेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, सेंटेंस करेक्शन मतलब एरर्स दिया हुआ है। फिर आपका यहाँ पे सुटेबल वर्ड्स पुट करने के लिए दिया हुआ है, ये पूरा आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है। उसके बाद आपका एरर इन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दिया हुआ है, फिर आपका इडियम्स एंड फ्रेज दिया हुआ है, और फिर आपका क्या है, हाँ ये भी फ्रेज है, ठीक है, यहाँ पे आपका जो वर्ड आपको पुट करने हैं। उसके बाद यहाँ पे वर्ब है, टेंस है, ये टेंस आपको देने हैं, ठीक है, टेंस का पुट करना है, और उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस तरह से आपका क्वेश्चंस दिया हुआ है। ये क्या है, लेवल 1 का था, ठीक है, लेवल 1 का इंग्लिश था, मैं अभी आपको लेवल 2 का था, बीएड वालों का था, ठीक है। मैं अभी आपको जो है इंटीग्रेटेड वालों का लेवल 1 का एक क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। लेवल 1 का क्वेश्चन पेपर देखो, उसमें क्या था, क्या डिफरेंस था देखना। ये क्या है, ये लेवल 1 का क्वेश्चन पेपर है, इसमें भी क्या दिया हुआ है, एक पहले एक पैसेज दिया हुआ है जहां पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने, तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया है। बस देखो क्या डिफरेंस, क्या अलग क्या है, उसमें पहले पैसेज दिया है और लास्ट में या फिर बीच में फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, इसमें पहले फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया है, कुछ डिफरेंस नहीं है। देखो उसके बाद ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है। फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो उसमें 20th क्वेश्चन में दिया था, इसमें 7 एंड 8 में दिया हुआ है, तो वही डिफरेंस एग्जैक्टली सेम, उसमें भी S1 S2 ऐसे लिखा था, इसमें भी वैसा ही है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ है, 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, वहाँ पे पहले स्टार्टिंग में दिया था, एरर्स वहाँ पे भी थे, यहाँ पे भी हैं, ठीक है। तो ये गलती मत करना कि दोनों अलग अलग हैं, और मैं सिर्फ 2 ईयर बीएड का क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करूंगा या करूंगी, और मेरा इंटीग्रेटेड है तो मैं सिर्फ इंटीग्रेटेड का करूंगी, ऐसा मत सोचना। जितने भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा सबको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, सारे क्वेश्चन पेपर को करना है। 5 साल एग्जाम हुआ है तो हम 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, 5 आपको दिया गया और 5 आपको और दिया जाएगा जो हमने कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, क्लियर। इस तरह से आपका है, तो ये आप देख सकते हो, यहाँ उसमें एंटोनिम नहीं दिया था, इसमें एक एंटोनिम पूछ दिया है और करेक्ट वर्ड दिया है। ऐसा टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, हम जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि कुछ भी डिफरेंस होगा, बिल्कुल कुछ डिफरेंस नहीं है, जो भी डिफरेंस है नहीं, फिर भी मैं आपको एग्जाम से पहले थोड़ा कुछ डिफरेंट क्लास में कर लूँगा, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी कुछ टेस्ट सीरीज के ऊपर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन हम करेंगे आज, ठीक है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, सिर्फ कुछ कीवर्ड्स पढ़ाऊंगा, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन दूंगा दोनों लेवल का, देखना बीएड वालों का भी और आपका इंटीग्रेटेड वालों का भी, देखना दोनों के लिए कैसे क्वेश्चंस होते हैं, दोनों लेवल का क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहला टॉपिक जो है वो एप्टीट्यूड है, ठीक है। योर फर्स्ट टॉपिक, although it is not written in the syllabus but we have to read this particular thing। यहाँ पे आपके सिलेबस के अंदर एप्टीट्यूड लिखा हुआ है, लेकिन हमको पहले एप्टीट्यूड पढ़ना है, व्हाट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। तो पहले एप्टीट्यूड को समझते हैं। एप्टीट्यूड कुछ पहले देखो, पहले कुछ डाउट है तो आप पूछ लो इसके रिलेटेड, फिर मैं आगे आपको स्टार्ट करता हूँ, या फिर आप क्लास के एंड में भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। तो कुछ पढ़ लेते हैं पहले, फिर आप क्लास के बाद भी आप डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है, ताकि ये आपको समझ में आ जाएगी किस तरह से आपका क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टॉपिक, एप्टीट्यूड। व्हाट इज एप्टीट्यूड? ओके, एप्टीट्यूड ऑफ एनीवन, ओके, एनीवन यहाँ पे हम किसका लेंगे, पहले स्टूडेंट का लेंगे फिर टीचर का लेंगे। एप्टीट्यूड ऑफ एनी स्टूडेंट इज द इंटरनल एबिलिटी और टैलेंट ऑफ द स्टूडेंट्स which makes him or her different from other, ठीक है, समझ गए। एप्टीट्यूड क्या है, इंटरनल एबिलिटी है या फिर टैलेंट है जो कि उस बच्चे को, उस स्टूडेंट को
दूसरों से अलग करता है, ठीक है। एप्टीट्यूड क्या है? इंटरनल एबिलिटी है या टैलेंट जो हमको दूसरों से अलग करता है, मतलब हमें कुछ स्पेशलिटी है, वी आर स्पेशल, कुछ तो मतलब हमें क्या है, स्पेशल है। सो one simply cannot cultivate aptitude, rather aptitude of student is totally depends on practice। हम में जो स्पेशलिटी है वो सिंपली इतने आसानी से हमको नहीं मिलता है, वी हैव टू प्रैक्टिस। इसीलिए हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस को, इंग्लिश के क्वेश्चन को या फिर टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन को, किसी भी टेस्ट का प्रैक्टिस करते हैं। आप जेई का एग्जाम दो, नीट का एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम दो, हम प्रैक्टिस क्यों करते हैं टेस्ट सीरीज? विदाउट प्रैक्टिसिंग टेस्ट सीरीज, आजकल, पहले हो जाते थे, आजकल किसी भी एग्जाम को क्रैक करना विदाउट प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैं इसीलिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बोल रहा हूँ कि अभी बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया, ठीक है, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। पहले क्या होता था, बिना प्रैक्टिस के भी जाओ, हो जाता था, कुछ लोगों का होता है, लेकिन मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, क्योंकि एक एक सीट के लिए 100, 1000 या फिर लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, क्लियर? दैट्स व्हाई अभी विदाउट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हम लोग। दैट्स व्हाई ये चीज याद रखो कि एप्टीट्यूड ऑफ एनी स्टूडेंट द इंटरनल एबिलिटी और टैलेंट जिसको हमको प्रैक्टिस करके ही लाना पड़ता, मतलब आता है। विदाउट प्रैक्टिस वो चीज हमारे अंदर नहीं आएगा, सिंपली नहीं आएगा हमारे अंदर, क्लियर? हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड प्रैक्टिस विल इंक्रीज योर एप्टीट्यूड। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर योर एप्टीट्यूड विल बी स्ट्रॉन्गर, ठीक है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे योर एप्टीट्यूड विल बी स्ट्रॉन्गर, उतना ज्यादा आपका एप्टीट्यूड क्या है, स्ट्रॉन्गर होगा। तो यहाँ पे लिखा देखो, टू बी ए स्ट्रॉन्ग इन द एप्टीट्यूड स्टूडेंट मस्ट हैव एनॉर्मस इंटरेस्ट इन द एरिया। आप उस एरिया में प्रैक्टिस करोगे, उस एरिया में मेहनत करोगे जिस एरिया में आपका इंटरेस्ट होगा। तो कुछ वर्ड्स हमने यहाँ पे देखे, एप्टीट्यूड हमने देखा, उसके बाद हमने देखा इंटरनल एबिलिटी और टैलेंट हमने देखा, उसके बाद एक वर्ड हमने देखा प्रैक्टिस, उसके बाद एक और वर्ड हमने देखा इंटरेस्ट। ये सब वर्ड को आप नोट डाउन करते रहो। मैं ये सब जितना वर्ड है बोल रहा हूँ वो की वर्ड है या फिर की टर्म या फिर की फ्रेजेस हैं, इसी के ऊपर सारे क्वेश्चंस आते हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ एग्जैक्टली समझो, कितना क्वेश्चन आप करोगे देखना। आज की क्लास के बाद मैं कुछ क्वेश्चन आपको पूछूंगा, कितने क्वेश्चन बनते हैं वो आप खुद देखना, ठीक है। तो टू बी स्ट्रॉन्ग इन द एप्टीट्यूड स्टूडेंट मस्ट हैव एनॉर्मस इंटरेस्ट इन द एरिया इन व्हिच दे आर इंटरेस्टेड। जिसमें वो इंटरेस्टेड हैं उसी के ऊपर वो प्रैक्टिस करते हैं और उसी के ऊपर उनका एप्टीट्यूड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स क्लियरली, ठीक है। सो ये आप एप्टीट्यूड को समझ गए, ठीक है। तो हमने ये समझा कि इंटरेस्ट है तब प्रैक्टिस करेंगे तब एप्टीट्यूड होगा। इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब एप्टीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रैक्टिस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट, समझ गए। इंटरेस्ट है, प्रैक्टिस करेंगे, एप्टीट्यूड डेवलप होगा, तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्लियर। ये एप्टीट्यूड समझ गए। अब हम समझते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, मतलब एप्टीट्यूड फॉर अ टीचर, ये हम समझेंगे। देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड इज टोटली डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट टुवर्ड टीचिंग। एक इंसान का टीचिंग के प्रति कितना इंटरेस्ट है वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड दिखाएगा। जितना ज्यादा आप टीचिंग के प्रति इंटरेस्टेड हो वो उतने अच्छे से अपने टीचिंग के स्किल्स, टेक्निक्स, टैलेंट को प्रैक्टिस करोगे और उतने ज्यादा आपका एप्टीट्यूड डेवलप होगा, क्लियर। दैट्स व्हाई टू बी ए गुड टीचर वन मस्ट हैव कॉम्बिनेशन ऑफ बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमको अगर एप्टीट्यूड में, टीचिंग एप्टीट्यूड को स्ट्रॉन्ग करना है तो प्रॉपर बिहेवियर दूसरों के साथ होना चाहिए। मतलब जो हमारा इंटरपर्सनल स्किल्स प्रॉपर होना चाहिए। दो लोगों के बीच में जो हम कम्युनिकेशन करते हैं वो प्रॉपर होना चाहिए, ताकि सब लोग हमारा बात को सुनेंगे। दे विल लिसन टू अस, दे विल टेक आवर एडवाइस। फॉर एग्जांपल, if we are talking with the students, they will listen to us properly, they will take our advice properly and follow them। तो प्रॉपर आपका बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। Suppose you are talking with the parents, then they should listen you properly, and whatever you are saying to them, they should follow those things properly for the benefit of their children, ठीक है ना। उनके चिल्ड्रन के लिए, उनके बच्चों के लिए बेनिफिट कैसे आएगा वो आप उनके पेरेंट्स को बताओगे और वो उसको फॉलो करेंगे। अगर आपका बिहेवियर प्रॉपर नहीं होगा तो उसको फॉलो नहीं करेंगे। बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स सही होना चाहिए, एज वेल कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी सही होना चाहिए। आपका कल्चर भी सही होना चाहिए, स्पेशली टीचिंग कल्चर एंड
एन एथॉस जो है, टीचिंग कल्चर आपका सही होना चाहिए। आप जब पढ़ा रहे हो एटलीस्ट पढ़ाते टाइम आपका कल्चर सही है, आप कुछ ऐसा काम मत करो जो कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए एक चीज जो मैंने बोला, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करता है, तो सोसाइटी अगर एक्सेप्ट नहीं करे गलत चीज है तो वो ठीक है, लेकिन अगर सोसाइटी में आप बहुत अच्छे रिफॉर्म्स लाना चाहते हो, उस केस में सोसाइटी आपका एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो आपको पहले चेंजर बनना पड़ेगा। इफ यू आर प्रोड्यूसिंग ए न्यू थिंग, आप किसी भी तरह का न्यू चेंज अडॉप्ट करते हो और चाहते हो कि सोसाइटी भी उसको अडॉप्ट करे, तो अगर सोसाइटी आपका विरोध भी कर रहा है तो उस केस में आप कोशिश करोगे कि सोसाइटी को कैसे समझाओ और वो उसको एक्सेप्ट करे। तो इसके लिए टीचर स्टूडेंट्स का हेल्प लेते हैं, ठीक है। टीचर्स आर कंसिडर्ड एज नेशन बिल्डर्स, ठीक है। टीचर्स को नेशन बिल्डर्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है दैट इज स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम। राइट डाउन दिस पर्टिकुलर थिंग, स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, ये पॉइंट लिखो। प्रेजेंट डेज एजुकेशन सिस्टम इज स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम, एक पॉइंट लिखो, ठीक है। एज वेल एज, उसके बाद लिखना एज वेल एज सोसाइटी सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम। प्रेजेंट डेज एजुकेशन सिस्टम इज स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम एज वेल एज इट इज सोसाइटी सेंटर्ड या फिर सोसाइटी सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम। अब दो चीज मैंने बोला, उससे पहले मैंने एक चीज बोला था कि टीचर्स आर कंसिडर्ड एज नेशन बिल्डर्स, ये भी आप लिख सकते हो, टीचर्स आर कंसिडर्ड एज नेशन बिल्डर्स। अब देखो, हम मतलब आप अभी अपने आप को सी वन थिंग properly, understand this thing properly, whenever you are attending a questions from teaching aptitude section, think yourself like a teacher, आप अपने आप को एज ए टीचर समझो, ठीक है। तो जब भी मैं हम बोलूंगा, हम मतलब ऑल ऑफ अस, हम सब एज ए टीचर सोचेंगे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व द पर्टिकुलर क्वेश्चन और सिचुएशन, वी विल थिंक लाइक दैट। तो हम एक टीचर की तरह समझेंगे। तो हम मतलब we teachers do what? We teach the students, teacher teach the students, ठीक है, clear? Teacher teaches the students about many things. Suppose particular concept you are teaching, हम किसी particular concept को बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो हम चाहते हैं कि सोसाइटी में कुछ बदलाव आए, some reform should be there, तो हम डायरेक्टली तो उनके मम्मी पापा को जाके नहीं बता सकते। हम क्या करेंगे, कुछ चेंज लाना है तो हम पहले उनको, उनके जो स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, स्टूडेंट्स वो जाके अपने मम्मी पापा को बोलेंगे। इफ यू कैन मेक योर स्टूडेंट्स गुड सिटीजन, ओके, और इफेक्टिव सिटीजन, देन दे विल डेफिनेटली डू व्हाट, कि वो उसको आगे जाके अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे। क्लियर? इस चीज को ध्यान रखो। एक मिनट, सी यू आर डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स, तो अगर आप अपने स्टूडेंट्स को अच्छे सिटीजन्स बना पाओगे तो वही बच्चे सोसाइटी में डिफरेंट काम करेंगे, ठीक है। आप जिन बच्चे को पढ़ाओगे उसमें से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आईएएस ऑफिसर बनेगा, कोई और कुछ बनेगा, बहुत सारे जो है अलग अलग जॉब में काम करेंगे, ठीक है, कोई छोटा मोटा जॉब भी करेंगे। तो डाइवर्सिटी ऑफ जॉब्स यू आर क्रिएटिंग एज ए टीचर, तो वो सब लोग आगे जाके सोसाइटी में काम करेंगे, और अगर वो सब अच्छे होंगे, गुड सिटीजन होंगे, तो सोसाइटी डेवलप होगा, ठीक है। आप जितने भी बच्चे को पढ़ा रहे हो, अगर सब लोग सक्सेस उनको मिलता है तो सबके हाथ में कुछ जॉब होगा, कुछ जॉब कर रहे हैं तो सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, एटलीस्ट टैक्स दे पाएंगे, इकोनॉमिकली सोसाइटी डेवलप होगा, और दोज हु आर एजुकेटेड उनका माइंड भी डेवलप होगा एज कंपेयर टू इलिटरेट्स और जो है अनएजुकेटेड है, ठीक है, उनसे ज्यादा माइंड, तो वो कल्चरली, सोशियली, इकोनॉमिकली बेहतर होंगे, वो अपना फिजिकल ध्यान रख सकते हैं, फिजिकल फिटनेस का, तो फिजिकली वो हेल्दी होंगे, तो इन शॉर्ट आपका सोसाइटी डेवलप होगा। तो एज ए टीचर अगर आप अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपर वैल्यू दे रहे हो तो वो वैल्यू सोसाइटी में वो क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है। तो टीचर ट्रांसमिट्स वैल्यू टू द सोसाइटी थ्रू देयर स्टूडेंट्स। तो इसीलिए आप बच्चों के द्वारा अपने सोसाइटी में कुछ वैल्यू ट्रांसमिट कर रहे हो, और वो आपके
जो है सोसाइटी डेवलप हो रहा है, आपका सोसाइटी डेवलप होता है तो आसपास की सोसाइटी भी धीरे धीरे करके डेवलप होंगे, आपका एरिया डेवलप होगा, इन धीरे धीरे करके आपके स्टेट डेवलप होंगे, और इसी तरह से हर जगह के टीचर सब लोग ऐसे करेंगे तो हमारा कंट्री भी डेवलप होगा। इसीलिए टीचर को नेशन बिल्डर्स कहते हैं। जितने भी काम हो रहा है सब कुछ का ओरिजिन एक टीचर होता है। दैट्स व्हाई टीचर टीचिंग जॉब इज द मोस्ट, आप बोल सकते हो, नोबल जॉब, ठीक है, मोस्ट रेस्पेक्टफुल जॉब होता है टीचिंग जॉब, ठीक है। इस तरह से आप सोचोगे, अगर आपको कोई और भी मतलब करना है, काम करना है, तो भी इस तरह से आप सोच के टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आपके दिमाग में और भी कुछ हो सकता है कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे और कुछ बनना है, डॉक्टर बनना है, कुछ भी, लेकिन अगर आप टीचर बनना चाहते हो, आरआईसी का एग्जाम देना चाहते हो, तो ये थिंकिंग आपके अंदर रहेगा तो आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला टीचिंग एप्टीट्यूड टोटली डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट। आपके अंदर कितना इंटरेस्ट है टीचर बनने के लिए। अगर आप टीचर जॉब को एक बहुत अच्छा पोजीशन मानोगे तभी आपका इस पर्टिकुलर जॉब में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, क्लियर। अगर आप टीचिंग जॉब को ऐसा समझोगे यार कुछ नहीं होगा तब मैं टीचर बनूंगा, तो फिर इंटरेस्ट कम होगा उसके ऊपर, ठीक है। थोड़ा इंटरेस्ट लाओ क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इंटरेस्ट लाना पड़ेगा आपको। सो टीचिंग एप्टीट्यूड टोटली डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड टू बी ए गुड टीचर वन मस्ट हैव कॉम्बिनेशन ऑफ बिहेवियरल एज वेल एज कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि आप सब कुछ ट्रांसमिट कर रहे हो सोसाइटी में, नेशन में, ठीक है ना। अगर आप अच्छा टीचर हो, बिहेवियर अच्छा है, तो सोसाइटी में भी वही बिहेवियर ट्रांसमिट होगा आपके बच्चों के थ्रू। आपका कल्चर अच्छा है तो वही चीज आपके बच्चों के थ्रू आपकी सोसाइटी में ट्रांसमिट होगा, ठीक है, क्लियर। द पर्सन विद रियल टीचिंग एप्टीट्यूड मस्ट बी क्यूरियस, ये पॉइंट्स आप भी नोट डाउन करो, जिसके अंदर रियल टीचिंग एप्टीट्यूड है, या फिर द इफेक्टिव टीचर, एक की फ्रेज लिखो, इफेक्टिव टीचर लिखो। इफेक्टिव टीचर क्या होना चाहिए, ठीक है, लिख दो। इफेक्टिव टीचर विल बी लाइक, ऐसा लिख के लिखो। फर्स्ट पॉइंट क्यूरियस, ठीक है। सेकंड पॉइंट ओपन माइंडेड। थर्ड पॉइंट इन हैविंग इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट मस्ट हैव लव एंड फेथ फॉर द स्टूडेंट्स। उसके बाद मस्ट हैव प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स, मस्ट हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट टीचिंग टेक्निक्स, टीचिंग मेथड्स, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स आगे आने वाले हैं, तो इफेक्टिव टीचर लिख के आप एक पेज या फिर आधा पेज ब्लैंक छोड़ सकते हो, हम और भी पॉइंट्स वहां पे ऐड करेंगे। अभी फिलहाल इतना पॉइंट्स लिख दो जो आपके स्टडी मटेरियल में है। जिनके पास स्टडी मटेरियल नहीं पहुंचा है वो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, डोंट वरी, ठीक है, ओके। तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो। द टीचर, इफेक्टिव टीचर शुड बी क्यूरियस, मस्ट बी, शुड बी नहीं, मस्ट बी क्यूरियस, ओपन माइंडेड, must have in-depth knowledge of the subject content, must have love and faith for the students, must have proper communication skill, must have mastery over teaching aids and teaching techniques, ठीक है। इस तरह से कुछ पॉइंट्स हैं और भी आगे ऐड होंगे, ठीक है। इतना हम समझे। हम क्या समझे अभी तक? हम समझे एप्टीट्यूड क्या है और टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है। बस दो चीज मैंने एक ही चीज मैंने आपको समझाया कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है। आई जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड वन टॉपिक, सिंगल टॉपिक, दैट इज व्हाट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। उसमें मैंने इफेक्टिव टीचर के बारे में बोला, इंटरेस्ट के बारे में बोला। अब इतने में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक ग्रुप बी बीएड वालों का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसको इंडिकेटर वाले कर पाएंगे कि नहीं, ठीक है। अभी अभी जो पढ़ाया है वही उसी के ऊपर एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। देखो, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग एफिशिएंसी इज, प्रभावपूर्ण शिक्षण की आधारभूत आवश्यकता क्या है। अभी अभी मैंने बोला था। तो इफेक्टिव टीचिंग में, हाँ, प्रियंका और सब लोग बताओ, शुभांगी, जो न्यू एस्पिरेंट्स वही बताओ, न्यूली ज्वाइंड एस्पिरेंट्स, आयुषी डी, निरुपमा, सुभाषिस, चिन्मयी, बाकी लोग बताओ जो न्यूली ज्वाइंड एस्पिरेंट्स सब बताओ, सुश्री डी, ओके, तिशा, आनंद सिंह, ओके, विश्वरंजन, ओके। तो सब लोग डी बोल रहे हो। तो वेरी सिंपल, बहुत आसान था कि हमको देखो ये क्या इफेक्टिव टीचर के बारे में बोल रहा है। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग एफिशिएंसी मतलब एक इफेक्टिव टीचर मस्ट हैव व्हाट, फर्स्ट पॉइंट, मास्टरी ओवर टीचिंग स्किल,
वो जो मैंने बोला था ना लिखने के लिए, ये पॉइंट लिख लो, मास्टरी ऑन टीचिंग स्किल होना चाहिए। अगर आप एक इफेक्टिव टीचर बनना चाहते हो तो आपके टीचिंग स्किल्स जो होते हैं, कहाँ पे मैं डिस्कशन मेथड यूज करूंगा, कहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज करूंगा, कहाँ पे फील्ड विजिट करूंगा, कहाँ पे मैं कौन सा टूल यूज करूंगा, कहाँ पे मैं किस तरह से एक्शन करूंगा, वो सब कुछ होना चाहिए। टीचिंग स्किल्स होना चाहिए, इंटरपर्सनल एज वेल एज इंट्रापर्सनल, जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं अपने आरआईसी के सिलेबस में। ये भी तो एक टॉपिक है ना आपका, ये वाला कहाँ गया, ये वाला एक टॉपिक है ना, इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल स्किल, ये पढ़ने वाले हैं। ये सब टीचिंग स्किल है, ठीक है, ये हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। क्लियर? हाँ, देखो, तो ये होना चाहिए। उसके बाद मास्टरी ओवर यूज ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, डिफरेंट टेक्निक्स जो है उसके ऊपर आपके मास्टरी होना चाहिए, ठीक है। मास्टरी ओवर यूज ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। डिफरेंट जो टीचिंग स्किल क्या है वो, कि आप कैसे बोलते हो, स्टूडेंट्स आंसर करते हो तो उनको कैसे रीइंफोर्समेंट देते हो, ठीक है। मतलब उनको जैसे रीइंफोर्समेंट का मतलब ये होता है कि आप उनको वेल डन, वेरी गुड इस तरह से बोलते हो। फिर आप कहाँ क्वेश्चंस करते हो, कहाँ आंसर देते हो, कहाँ प्रॉपर लिसन करते हो, कहाँ पे डिक्टेशन अभी तो इतना जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे स्किल्स हैं, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। टीचिंग टेक्निक्स मतलब आप जो मेथड्स आप यूज करते हो, जैसे डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह बोला, ठीक है, ये भी होना चाहिए, ये भी पॉइंट नोट डाउन कर लो। मास्टरी ओवर यूज ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ टीचिंग। उसके बाद मास्टरी ओवर एप्रोप्रिएट यूज ऑफ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इन टीचिंग, स्पेशली ICT, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये 3 पॉइंट लिख लो। तो ये तीनों होना चाहिए आप एक इफेक्टिव टीचर बनने के लिए। अब देखो बाकी लोग, सब लोग देखो कि जो हमने पढ़ाया उसी के ऊपर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। बेस्ट टीचर इज वन, या फिर इफेक्टिव टीचर कौन है, ये बता। बेस्ट टीचर इज वन, जो मैंने पढ़ा है उसी के ऊपर है, इसका आंसर दो। फर्स्ट ऑप्शन, who provides information related to the subject, who is friendly with the students, who inspire the students to explore their potential, who is very strict with the rules। बताओ, सब लोग बताओ। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। ओके, तो समझ गए आप लोग। तो ये भी हम जो अभी जो पढ़े थे उसी के ऊपर है। मैंने एक चीज आपको बोला था कि टैलेंट, इंटरनल एबिलिटी, ये मैंने आपको बोला था, ठीक है। टैलेंट और इंटरनल एबिलिटी से आप एप्टीट्यूड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो किसी भी बच्चे का एप्टीट्यूड को स्ट्रॉन्ग करना है तो क्या होना चाहिए, टैलेंट और इंटरनल एबिलिटी को हम फोकस करेंगे। इंटरनल एबिलिटी और टैलेंट, या फिर इनर पोटेंशियल जो है, ठीक है, जो उनके अंदर पोटेंशियल है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सिर्फ सब्जेक्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना, ठीक है, दिस इज नॉट द एप्रोप्रिएट वन। सिर्फ आपने जो भी आपकी किताब में लिखा है वो पढ़ा के चले गए, ये नहीं है। फ्रेंडली विद द स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक है। स्टिक टू द रूल्स नहीं है, जहां जरूरत पड़े आप रूल्स के खिलाफ भी जा सकते हो। जैसे मैंने बोला कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आप कुछ इनोवेशन लाना चाहते हो, तो वहां पे आप थोड़ा सा अपने जो चीज है उसमें आप डटे रह सकते हो सोसाइटी में चेंज लाने के लिए। तो ये दोनों पॉइंट तो एलिमिनेट हो जाता है, बाकी बचते ये दोनों थिंग, दो ऑप्शंस। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप आरआई में देते हो एग्जाम, कहीं और एग्जाम देते हो, टीचिंग एप्टीट्यूड उसमें आ रहा है, उसके बाद आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हो, मतलब जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, आरआई पास करने के बाद आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा सीटेट या फिर स्टेट का टेट। उसके बाद फिर आपका केवीएस, एनवीएस या फिर जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो उसका एग्जाम दोगे, फिर आप परमानेंट टीचर बनोगे। तो ये आपका प्रोसेस है। तो हर एक फील्ड में जितने भी टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन आपको सही लग सकते हैं, ये भी सही है वो भी सही है, ऐसे चारों ऑप्शन भी आपको सही लगेंगे। उसमें से किसको आपको चुनना है, यू हैव टू सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, या फिर मोस्ट प्रेफरेबल ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। तो इसमें से दो ऑप्शन सही है। हु इज फ्रेंडली विद द स्टूडेंट्स, फ्रेंडली तो होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिर्फ फ्रेंडली होने से नहीं होगा, इन दोनों में कौन सा ज्यादा एप्रोप्रिएट है। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है हु इंस्पायर द स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर देयर पोटेंशियल्स, मतलब टैलेंट्स, मतलब इंटरनल एबिलिटी, अपने टैलेंट्स, इंटरनल एबिलिटी और इनर पोटेंशियल को जो एक्सप्लोर करने के लिए इंस्पायर करेगा, वही बेस्ट टीचर है। यही तो हमने अभी पढ़ा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कितना आसान था,
थोड़ा सा पढ़ के कितने सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, एक 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 चीज समझ लो कि हमको सबको इंपॉर्टेंस है। जैसे मैंने आपको ग्रुप में बोला कि आप सब इक्वल हो, ठीक है, बीएड कर रहे हो, बीएड के लिए कर रहे हो, 2 ईयर बीएड है, इंटीग्रेट, सब लोग के सब इक्वल हो, सबका बेस सेम है। तो इस तरह से एक टीचर के आगे सब लोग सेम होते हैं, सारे स्टूडेंट्स जो एक एग्जाम दे रहे हैं सब सेम है, या फिर अपने क्लास के बच्चे सेम होते हैं। तो ये तो आपको पता होगा, इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। ए गुड टीचर कैन ब्रिंग पॉजिटिविटी अमंग स्टूडेंट्स बाय, ठीक है, एक अच्छा टीचर कैसे पॉजिटिविटी ला सकता है। मैंने ये चीज आपको बोला भी अभी आज के जैसे नॉर्मल चीज में बोला, ठीक है, मैंने ऐसे टॉपिक में तो नहीं था, बस बोलते बोलते ये चीज मैंने बोला था। ठीक है, सब लोग आंसर करो। देखो कोई बी बोल देता है तो हमेशा बी नहीं होगा, आप खुद से सोचो, कुछ और भी हो सकता है, ए या सी या डी भी हो सकता है। कोई पहला इंसान बी बोल दिया तो सब लोग बी मत करो, खुद से सोच के करो। ओके, थिंक योरसेल्फ बिफोर आंसरिंग। ठीक है, कोई स्टार्टिंग में बी बोल दे तो सब लोग फिर बी मत बोलो। ठीक है, आई थिंक ओके, आई नो दैट यू ऑल अंडरस्टूड द कंसेप्ट, आप सबको पता है। तो मैंने एक चीज आपको बोला था कि आप सब लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करो, ठीक है, आप एक दूसरे को हेल्प करो। पढ़ाते पढ़ाते मैंने बोला, आगे जाके तो मैं इंटरेक्शन बोलूंगा। एक कंसेप्ट है यहाँ पे, नोट डाउन कर सकते हो, एक्टिव पार्टिसिपेशन। मतलब क्लास में टीचर, स्टूडेंट और पूरा होल क्लास शुड डू इन सच ए मैनर दैट एक्टिव पार्टिसिपेशन शुड बी देयर। टीचर कुछ बोल रहे हैं और स्टूडेंट चुपचाप बैठे हैं, दैट इज पैसिव पार्टिसिपेशन। बच्चे बस सुन रहे हैं, दे आर जस्ट लिसनिंग एंड नोटिंग डाउन द थिंग्स। ठीक है, दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग, दैट इज पैसिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन मींस टीचर कुछ बोल रहे हैं, जहां जहां डाउट होता है टीचर स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं, फिर टीचर क्वेश्चन पूछते हैं तो स्टूडेंट्स उसका आंसर करते हैं, स्टूडेंट का क्वेश्चन का आंसर टीचर करते हैं। इस तरह से आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। कुछ एग्जांपल्स देते हैं, बच्चे नहीं समझते तो फिर पूछते हैं, फिर बच्चे समझाते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन। So a good teacher can bring positivity among students by involving all the students in class work or interaction। सारे बच्चे को किसी क्लास वर्क में या इंटरेक्शन में इन्वॉल्व करोगे तो उनके अंदर पॉजिटिविटी आएगा। जैसे मैंने आपको बोला कि आप यस यस दिस इज द बेस्ट इंटरपर्सनल स्किल, बेस्ट इंटरपर्सनल स्किल इज द एक्टिव पार्टिसिपेशन। ओके, वेरी गुड सुभाषिस। तो ये क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेशन है। क्लियर? तो आपका पॉजिटिविटी कैसे आएगा, जब आप एक दूसरे के साथ क्या करोगे, मतलब बात करोगे, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करोगे। उसमें क्या होगा, whatever you know you will share with other will also share something to you। यहाँ पे कंपटीशन का कोई जरूरत नहीं है, जहाँ पे कंपटीशन है वहाँ पे करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास में सब लोग अच्छे से पढ़ाई करो, हम सबको मार्क्स चाहिए, कोई रैंक 1 लाया रैंक 2 मतलब नहीं, हमको 50 सीट है, एक सीट चाहिए, ठीक है, हमको बस एक सीट चाहिए, उसके लिए हमको लड़ाई करना है। क्लियर? हमको एक सीट की लड़ाई करना है, जितना भी पोस्ट हो। क्लियर? तो सब लोग को हेल्प करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, इन्वॉल्विंग ऑल द स्टूडेंट्स इन क्लास वर्क और इंटरेक्शन, दिस विल बी द आंसर। सिंपल था, ठीक है, थोड़ा बस सोचे हो गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं दोनों ग्रुप से कुछ कुछ क्वेश्चन लूंगा, इसलिए कुछ क्वेश्चंस को मैं स्किप कर रहा हूँ। देखो, which statement suit most for an effective teacher, मैंने इफेक्टिव टीचर के बारे में कुछ बोला था, तो देखो यहाँ पे आप लोग कर सकते हो कि नहीं, ये तो मैंने बोला नहीं अभी तक, लेकिन आपको आना चाहिए। आंसर दिस। फर्स्ट ऑप्शन, कीप लॉट्स ऑफ असाइनमेंट टू स्टूडेंट्स। सेकंड ऑप्शन, impress the students with fluent English in the class, take regular class test in the class and relate the subject with the real life examples। तो इसमें से क्या होगा आंसर, बताओ, which one will be the proper answer for this? तो everyone is saying fourth one, fourth option, very good। देखो, relate the subject with the real life situations or examples, ये भी हमने पिछले वाले क्वेश्चन से हम समझ गए कि हमको बस सब्जेक्ट कंटेंट के ऊपर नहीं पढ़ाना है। If we want to make the students understand the concept clearly, then we must give them real life situations, real life examples। ठीक है, clear? For examples, आप किसी ऐसे जगह पे गए जहाँ पे ट्रेन नहीं चलता है, तो ट्रेन के बारे में बताओगे तो वो समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, इस तरह से आदिवासी के पास जाओगे, वहाँ पे शहरों का कुछ बहुत सारी चीज, एसी के बारे में बताओ, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वही चीज है, उनको जो समझ में आएगा, जिस जोन में आपका पोस्टिंग हुआ है, जैसे जिस तरह से के स्कूल में आप पढ़ा रहे हो, वहाँ पे जिस तरह के बच्चे होंगे उनके साथ आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन करना है। और एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए यू नीड टू गिव देम रियल लाइफ एग्जांपल्स और रियल लाइफ सिचुएशन, so that they can relate those things in their own real life and
can implement the things that they are taught in the class. जो वो क्लास में पढ़ के गए उसको वो implement कर पाएंगे, यही तो ऑब्जेक्टिव है. This is our teaching objective. We want the students to implement the things in their class, in their family, in their home, so that society को हमको चेंज करना है. स्टूडेंट सेंटर होंगे तभी सोसाइटी सेंटर हम हो पाएंगे. अगर हम स्टूडेंट्स के नीड एंड डिजायर नहीं, नीड्स एंड एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे तो सोसाइटी के नीड एंड डिजायर के अकॉर्डिंग हम जा पाएंगे. ठीक है, ये चीज हमको ध्यान रखना है. तो वेरी गुड एवरीवन, आप सबने सही आंसर किया. ये देखो, ये भी ऐसे ही हम अभी जो बोले हैं उसी में आ जाएगा. तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज फोकस्ड ऑन, अभी जो पढ़े उसी में से आ जाएगा एक चीज, अभी जो हम बाद में पढ़ लिए. एवरीवन से पैसिव लर्निंग, एक्टिव लर्निंग, स्टेरियोटाइप लर्निंग एंड ट्रेडिशनल लर्निंग. निष्क्रिय अधिगम, सक्रिय अधिगम, रूढ़िवादी या परंपरागत. देखो पहले जो होता था वो ट्रेडिशनल था. जब एक्टिव लर्निंग, यस वेरी गुड, जब वेद का टाइम था ना, वैदिक सिविलाइजेशन, उस टाइम में ट्रेडिशनल लर्निंग हुआ करते थे. जो अपने गुरुकुल सिस्टम जब था, गुरु जो बोलेंगे वो एग्जैक्टली उसको रट लेंगे. आगे जाके हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल लर्निंग और मॉडर्न लर्निंग में क्या डिफरेंस है. तो उस टाइम में क्या होता था, वो एग्जैक्टली रट लेते थे, कोई क्वेश्चन नहीं, जो गुरु बोले उसी को मानेंगे, लिखेंगे, खत्म, नो चेंज. ठीक है, लेकिन अभी के सिचुएशन में एक्टिव लर्निंग, सर कुछ बोल रहे हैं, गलत है तो मैं बोलूंगा या बोलूंगी वहां पे. ठीक है, गलत नहीं बोलना है, गलत नहीं पढ़ना है, हमको सही पढ़ना है सब कुछ. हम भी खुद से कुछ डाउट्स पूछेंगे जो कि अपने टॉपिक से बाहर भी हो सकते हैं. ठीक है, या फिर टॉपिक से थोड़ा रिलेटेड हो सकता है जो कि किताब में नहीं दिया. एक्टिव लर्निंग, हम भी सर से क्वेश्चन पूछेंगे, मैम से क्वेश्चन पूछेंगे, इस तरह से होना चाहिए. तो ये आपका आंसर हो गया. इस तरह से आपके क्वेश्चंस रहते हैं. देखो ये एक और इफेक्टिव टीचर के ऊपर क्वेश्चन. एन इफेक्टिव टीचर विल एंश्योर, इफेक्टिव टीचर क्या एंश्योर करना चाहिए? completion of lesson, competition among students, critical thinking in students और control over the class. Which one is the proper answer? क्या होगा सही आंसर? ओके, सब लोग आंसर बताओ. किसी को कुछ और लग रहा है तो बता सकते हो. ठीक है, अच्छा ओके, तो सब लोग ऑलमोस्ट सब लोग आंसर करो. ओके, देखो कॉम्प्लीशन ऑफ लेसन, जैसे मैंने बोला, बस सब्जेक्ट के ऊपर नहीं जाना है, आप खुद से कुछ चीज भी बोल सकते हो एक्स्ट्रा. कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स नहीं कराना है, कोई जरूरत नहीं बच्चों के अंदर कंपटीशन लाने का, ये बिल्कुल गलत है. तो ये दोनों तो आपके ऐसे एलिमेंट हो गए. ठीक है, बस क्लास में कंट्रोल लाके कुछ नहीं होगा, तो एलिमिनेशन मेथड में ही आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. इफेक्टिव टीचर विल एंश्योर एलिमिनेशन. मैंने देखो इसको, अगर मुझे नहीं भी आता क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, तो भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत अगर टीचिंग इंस्टिंक्ट या थोड़ा बहुत नॉलेज है तो, क्योंकि 3 ऐसे एलिमेंट हो जाते हैं. क्रिटिकल थिंकिंग स्टूडेंट्स का मतलब यह है कि कुछ क्रिएटिव थिंकिंग, कुछ इन डेप्थ थिंकिंग, जिससे वो अपने आप को दूसरों से अलग कर सकते हैं. यही तो एप्टीट्यूड है. इसी चीज को तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है. हमने क्या पढ़ा? एनीथिंग, ओके, और एनी इंटरनल एबिलिटी और टैलेंट व्हिच मेक्स द स्टूडेंट्स डिफरेंट विद अदर, जो आपको दूसरों से डिफरेंट बनाता है. तो क्या डिफरेंट बनाएगा आपको? आपको यही क्रिटिकल थिंकिंग विल मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. तो हर एक बच्चे में वो जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको आप कैसे मोटिवेट या इंश्योर करोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो देखो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया थोड़ा सा कंसेप्ट में, बस थोड़ा सा हमने पढ़ा, कितना सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं. ठीक है, ये देखो फिर सेम टाइप, कितने सारे क्वेश्चन सेम टाइप के हैं. एक बस कंसेप्ट में आप कितने क्वेश्चंस कर रहे हो, कितने मार्क्स आप ला रहे हो. देखो ये क्वेश्चन देखो, द क्वालिटी ऑफ टीचिंग कैन बी असेस्ड बाय. क्वालिटी ऑफ टीचिंग कैसे असेस्ड होगा? रिजल्ट इन एनुअल एग्जाम, अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स, क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास एंड साइलेंस इन द क्लास. क्या होगा आंसर? अभी मैंने कुछ देर पहले मैंने बोला था कि क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन, मतलब इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरेक्शन जहां पे लिखे हो वहां पे एक चीज आप लिख सकते हो, एक्टिव पार्टिसिपेशन. ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में एपी भी कहते हैं, एपी, एक्टिव पार्टिसिपेशन. ठीक है, एक्टिव इंटरेक्शन या फिर एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए. क्लास में साइलेंस है तो इसका मतलब इंटरेक्शन अच्छा नहीं है. अटेंडेंस ज्यादा है इसका मतलब अच्छा पढ़ाई हो रहा है, ऐसा कुछ मायने नहीं रखता. अगर रिजल्ट भी बहुत ज्यादा है तो उसका मतलब ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे बच्चे सब हैं.
ठीक है। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ऑल स्टूडेंट्स शुड पार्टिसिपेट एक्टिवली इनसाइड द क्लासरूम विद देयर टीचर। ये भी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके बाद ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं अभी दूसरे जो पेपर से लूंगा कुछ क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन कर लो, इफेक्टिव टीचिंग मीन्स, इफेक्टिव टीचिंग उसी के बाद कितने सारे क्वेश्चन हैं एक कंसेप्ट के ऊपर। इफेक्टिव टीचिंग का मतलब क्या है, आंसर दो। पहला क्वेश्चन, टीचर इज एक्टिव बट स्टूडेंट्स आर नॉट एक्टिव, ठीक है। टीचर्स में बी एक्टिव और इनएक्टिव बट स्टूडेंट्स आर एक्टिव। उसके बाद टीचर इज एक्टिव एंड स्टूडेंट्स आर एक्टिव, बोथ एक्टिव। उसके बाद लास्ट में ऑल ऑफ द अबव। ऑब्वियसली क्या होगा आंसर, सी होगा। एक्टिव पार्टिसिपेंट का मतलब दोनों एक्टिव होना चाहिए, टीचर भी और सारे स्टूडेंट्स सब एक्टिव होना चाहिए, इसी को हम लोग एक्टिव पार्टिसिपेशन कहते हैं, ए पी। ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चनिंग स्किल इन टीचिंग इज मोस्ट यूजफुल इन। हम जो क्वेश्चन पूछते हैं सेम, तो यहाँ पे तो वही कंसेप्ट दिख जा रहा है, कीवर्ड दिख जा रहा है आपको, बताओ क्या होगा आंसर। क्वेश्चन क्यों पूछते हैं, पहला ऑप्शन, एंश्योरिंग स्टूडेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लर्निंग, मेमोराइजिंग द फैक्ट्स बाय स्टूडेंट्स, मेकिंग स्टूडेंट्स डिसिप्लिन, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर एग्जामिनेशन। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे तो दिख रहा है आपको कीवर्ड, तो कीवर्ड दिख रहा है तो टिक कर दो, ठीक है। लेकिन पढ़ना है भाई, सारा ऑप्शंस को पढ़ो एक बार, तो आपको और ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। ये भी हो गया आपका। देखो एक और क्वेश्चन देखो, ये भी आप आराम से कर पाओगे। एज ए टीचर योर मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टीच योर सब्जेक्ट वेल, इवैल्यूएट द स्टूडेंट्स, प्रमोट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, इंक्रीज अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम। क्या होगा आंसर, बिल्कुल यस, वेरी गुड। आंसर क्या होगा, प्रमोट ऑल राउंड डेवलपमेंट। ये तो मैं आपको बोल रहा था, आई वाज टेलिंग व्हाट, कि मैं आपको बोल रहा था कि बच्चों को एक्टिव सिटीजन बनाना है, अच्छा सिटीजन बनाना है आपको, ठीक है, गुड सिटीजन बनाना है। गुड सिटीजन कब बनाओगे, जब मैंने बोला फिजिकल, मेंटल, इकोनॉमिक, सोशल, सब तरह से बच्चे डेवलप होंगे, सोसाइटी डेवलप होगा। इसका मतलब बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट को हमको प्रमोट करना है। ये था, सिंपल था, जितने क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद देखो हम सेकंड जो आपका जो इंटीग्रेटेड वालों का क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ, एक पेपर जो लेवल 1 का है, उसका कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। आप देखना कोई डिफरेंस है क्या। देखो ये इंटीग्रेटेड बीएड का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखो, ए टीचर टू बी इफेक्टिव इन क्लास शुड। अब बताना मुझे कुछ डिफरेंस है क्या, ठीक है। यहाँ पे कुछ कंसेप्ट हाई हो गया क्या या लो हो गया क्या। देखो, ए टीचर टू बी इफेक्टिव इन क्लास शुड इंट्रोड्यूस द लेसन बिफोर ही और शी स्टार्ट्स टीचिंग, हैव कमांड ओवर हिज और हर लैंग्वेज, हैव कमांड ओवर हिज और हर सब्जेक्ट। यही तो था क्वेश्चन बीएड के लिए, बीएड के क्वेश्चन पेपर में यही तो क्वेश्चन था, बस वर्ड्स अलग लिखे थे, ठीक है, क्वेश्चन सेम था। तो इंट्रोड्यूस द लेसन बिफोर ही और शी स्टार्ट टीचिंग, जो पढ़ाना स्टार्ट करो उससे पहले इंट्रोड्यूस करो, ठीक है। उसके बाद अपने लैंग्वेज के ऊपर कमांड होना चाहिए, मतलब मास्टरी ओवर कम्युनिकेशन स्किल। हैव कमांड ओवर हिज और सब्जेक्ट, मतलब मास्टरी ओवर सब्जेक्ट। ये तो चीज है, ये तो हम पढ़े थे बीएड के क्वेश्चन पेपर में, हो गया ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, क्लियर। ये देखो, टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द लेसन ए टीचर शुड टीच बाय, यही तो बीएड के क्वेश्चन पेपर में भी था। देखो आंसर, कुछ ऑप्शन देखो, गिविंग देम प्रॉम्प्ट, फोकसिंग ऑन इजी कंटेंट, इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल, टेस्टिंग द कंटेंट। बताओ आंसर क्या है, इंटीग्रेटेड का क्वेश्चन है, यही तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन बीएड में भी था। उसमें क्या लिखा था, इलस्ट्रेटिंग विद रियल लाइफ एग्जांपल और सिचुएशन, बस वही चीज है, डिफरेंस कुछ नहीं है। तो इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल्स विल बी द आंसर, वेरी गुड एवरीवन, ठीक है। देखो इफेक्टिव टीचर उसमें भी पूछा था, इसमें भी पूछा है, कहाँ कुछ डिफरेंस है, ठीक है। तो ये गलती मत करना कि बीएड का क्वेश्चन हाई रहता है, इंटीग्रेटेड का लो रहता है, तो मैं सिर्फ बीएड का पढ़ूंगा और मैं सिर्फ इंटीग्रेटेड का पढ़ूंगा, ये डिफरेंस मत रखना कभी, सबका सेम रहता है पूरा बीएड और इंटीग्रेटेड का। देखो ये क्वेश्चन आंसर करो, एन इफेक्टिव टीचर इज एक्सपेक्टेड टू एनकरेज द स्टूडेंट्स टू मेक इनिशिएटिव, reduce the anxiety level of students to moderate level, to make students feel that education is their need। ये क्वेश्चन समझ के करो, ठीक है, ये क्वेश्चन समझ के करना थोड़ा। ऑल ऑफ द अबव लिखा है तो ऐसा नहीं होगा कि ऑल ऑफ द अबव हर जगह पे होगा, ठीक है,
तो थोड़ा समझ के करो। कुछ लोग 4 लिख रहे हो, ठीक है, थोड़ा समझ के करो इसको, थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग ला के करो, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर मैं सब लोगों का देखूंगा, ठीक है। आंसर करो सब लोग, आराम से पढ़ के करो। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि एनकरेज द स्टूडेंट्स टू मेक इनिशिएटिव, पहल करने के लिए विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना, कुछ इनिशिएटिव करने के लिए, कुछ क्रिएटिव करने के लिए। उसके बाद विद्यार्थियों के चिंता स्तर को संतुलित स्तर पर लाना, मतलब जो एंजाइटी अगर ज्यादा है तो उसमें कम करो। विद्यार्थियों को महसूस कराने की शिक्षा उनकी आवश्यकता है, पढ़ना जरूरत है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा बताओ। लास्ट में वाला देखो, तो आंसर बताओ इसका क्या होगा। देखो जो फोर्थ बोल रहे हो, मैं बोलूंगा कि फर्स्ट एंड सेकंड, देखो फर्स्ट तो बिल्कुल सही है, सेकंड थोड़ा सही है, थोड़ा आपका गलत है, ठीक है। तो फोर्थ तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि टू मेक स्टूडेंट्स फील दैट एजुकेशन इज देयर नीड इज नॉट करेक्ट, क्योंकि आप उनको ये महसूस नहीं कराओगे कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फील देम कि यू मेक देम अंडरस्टैंड, मेक देम फील दैट एजुकेशन इज ए इंटरेस्टिंग थिंग। वो पढ़ रहे हैं अपने, मतलब कुछ इंटरेस्ट, कुछ अपने एप्टीट्यूड बढ़ाने के लिए, कुछ एक्टिव सिटीजन बनने के लिए, उसके लिए। नीड मत बोलो कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, महसूस मत कराओ कि आपको पढ़ना है, ठीक है। तो बस एजुकेशन को उनके लिए एंजॉयिंग सब्जेक्ट या एक ऐसा चीज रखो कि जिसमें उनका जो एंजॉयमेंट हो रहा है, ठीक है, गेमिफाइड मेथड ऑफ लर्निंग कर सकते हो। तो ये चीज है, एंजाइटी रखना ही नहीं है बच्चों के अंदर, एक एंजाइटी लेवल ही नहीं रहना है। एंजाइटी नाम वर्ड जो है, दिस शुड नॉट बी देयर, ठीक है। एंजाइटी वर्ड ही मत रखो आपकी क्लास में। बच्चे इतने इंटरेस्टिंगली आपके साथ डिस्कशन करेंगे, एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे। हाँ, यस, कीवर्ड इज व्हाट, एनकरेज द स्टूडेंट्स टू मेक इनिशिएटिव। एनकरेज इनिशिएटिव मींस एनकरेज क्रिएटिविटी, दैट्स व्हाई आपका आंसर हो रहा है, लेकिन पढ़ना है आपको। एंजाइटी नहीं होना चाहिए बच्चों के अंदर, बट students should feel that it is very interesting, sir is interesting, ma'am is interesting, the class is interesting, our whole school curriculum is interesting, इस तरह से बच्चे समझना चाहिए। तो आपका इसीलिए आंसर होगा 1, ठीक है। यहाँ पे हर वक्त ऑल ऑफ द को ऐसे आंख बंद करके नहीं टिक करना है। तो ये क्या है, आपका अच्छे से समझ के करना है इस तरह से। कुछ कुछ क्वेश्चन में थोड़ा देखना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि ये सही लग रहा है आपको, लेकिन एंग्जाइटी लेवल को लाना ही नहीं है बच्चों के अंदर, ठीक है। और नीड तो फील नहीं कराना है, एजुकेशन को एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहने दो, ठीक है, इंटरेस्टिंग थिंग रहने दो। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन देखो, व्हाट विल डू एज ए टीचर इफ द स्टूडेंट्स डू नॉट अटेंड। ये क्वेश्चन बीएड में भी था और इसमें भी है, लेकिन इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे सिचुएशन के हिसाब से। हाँ, ये देखो, ये क्वेश्चन करो, ये विजुअल एड के ऊपर है, लेकिन सिंपल है, कर सकते हो आप। टीचर यूजेस विजुअल एड्स टू मेक लर्निंग व्हाट इंटरेस्टिंग, ठीक है। इंटरेस्ट तो हमको लाना है, यही तो हम पढ़े स्टार्टिंग में कि बच्चों के अंदर को इंटरेस्ट लाना है। तो कॉम्प्लेक्स क्यों बनाओगे, जटिल क्यों, क्विक क्यों बनाओगे, बेसिक क्यों बनाओगे, इंटरेस्टिंग बनाना है। इंटरेस्ट तो कीवर्ड था ना, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ये चीज, ये सुन लो, यही तो हम स्टार्टिंग में पढ़े थे यहाँ पे कि इंटरेस्ट, मैंने बोला था कीवर्ड है। ये सब वर्ड आपका आएगा और क्वेश्चन सॉल्व करके चला जाएगा, ठीक है। ये सब वर्ड आपके दिमाग में आएगा, क्वेश्चन सॉल्व कर देगा आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन करो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन टीचर। ये भी इफेक्टिव टीचर जो है, देखो सेम है भाई, क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन टीचर इज ऑथोरिटेरियन, इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यूजेस मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एंश्योर स्टूडेंट्स आर पैसिव। बताओ क्या होगा आंसर। तो वेरी गुड, सब लोग बताओ, आराम से बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ आपका आंसर। वेरी गुड तीसरा, सब लोग बताओ। वेरी गुड शिवानी, आयुषी, वेरी गुड सुश्री, रश्मिता, वेरी गुड मानसी, वेरी गुड, सब लोग सही हो। तो वही बात है, इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसका मतलब क्या है, सिंपली एक्टिव पार्टिसिपेशन, ठीक है। इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन, ये तो हमारा कीवर्ड था, तो कीवर्ड से हमारा सॉल्व हो गया। ऑथोरिटेरियन का मतलब है कि अधिकारवादी, अब मेरा ही चलेगा सब कुछ, क्लास में मैं जो बोलूंगा वही चलेगा, ऐसा नहीं है। पहले चलता था ट्रेडिशनल में, अभी नहीं चलता है, तो ये एलिमिनेट हो गया।
यूजेस मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आप मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो, लेकिन बस मैं बहुत अच्छा इंग्लिश बोलूँगा, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, उससे क्या होगा भाई, बच्चे सोएंगे लास्ट बैच में बैठ के, ठीक है ना। तो ये नहीं करना है, और ये तो बिल्कुल नहीं करना है कि स्टूडेंट्स पैसे चुपचाप सुनेंगे मेरा बात, तो एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके रहते हैं, where when there is a fight। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका कुछ आपका क्वेश्चंस था इंडिकेटर वाला को, तो वही इस कंसेप्ट है, कंसेप्ट कोई चेंज नहीं होने वाला। और मैं अगर आपको ये चीज बताऊंगा कि जनरल अवेयरनेस ऑफ कंटेम्प्रेरी इशू ऑफ पर्टेनिंग टू स्कूल एजुकेशन, तो कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, सब सेम है, एग्जैक्टली सब कुछ सेम है। चेंज जो आपके लेवल के जो टीचर है उनका भी टीचिंग स्किल जो है वो सबके लिए सेम है, टीचर सबके लिए सेम है। आप टीचर का देखो, जो इंटीग्रेटेड करके टीचर बनेगा वो भी क्लास 6 से 8 तक पढ़ाएगा, और जो 2 ईयर बीएड करके टीचर बनेगा ग्रेजुएशन के बाद वो भी आपका 6 से लेके 8 तक पढ़ाएगा। फिर पीजी करते हो तो फिर आपका 9 से लेके आपका 12 तक पढ़ाओगे, लेकिन जो सब बच्चों को ही पढ़ाओगे। बीएड करते हो तो आप यू विल टीच ओनली स्कूल चिल्ड्रन, तो स्कूल चिल्ड्रन को पढ़ाने के लिए जो टेक्निक इंटीग्रेटेड वाले पढ़ेंगे वो बीएड वाले पढ़ेंगे, तो कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो एमएड करते हैं वो बीएड करने के लिए जो बच्चे आते हैं उनको पढ़ाते हैं, या फिर जो जो आपका जो डिफरेंट टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे पढ़ाते हैं, तो उनका अलग होता है थोड़ा सा, बाकी सबका सेम है। तो ऐसा गलती मत करना कि बीएड अलग है और इंटीग्रेटेड का सिलेबस अलग है, सब सेम है। क्वेश्चन पेपर एग्जैक्टली जो है आपका सिमिलर स्टैंडर्ड पे रहता है, दोनों में तीनों में, इंग्लिश रीजनिंग में भी आपका रहता है। तो दिस इज फॉर दिस क्लास। आपका अगर कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास। ओके, क्लास इज ओवर। जिनका डाउट है वो पूछ सकते हो, बाकी सब इफ यू डोंट हैव एनी डाउट यू कैन लीव द क्लास। थैंक यू। ओके, जिनका डाउट्स है आप पूछो। ओके थैंक यू सर। ओके, वेलकम वेलकम।